Good morning, friends. I welcome you in the session of geography. सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग इज जियोग्राफी। तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो अर्थ की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब हम यहाँ पे कुछ ना फादर्स के नेम देख लेते हैं। जो जियो की डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें जो उनके फादर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है कोल रिटर को। और इनको याद कैसे करोगे? हाँ, ये वैसे एग्जैक्ट नेम रेडजल है। और इनको याद इस तरीके से करोगे कि पहले जो ज्योग्राफी थी उसमें सिर्फ प्लेनेट के बारे में पढ़ते थे, ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ते थे। इसलिए कार्ल लिटर जैसे पर्सन्स को जलन होने लगी और उन्होंने कहा कि भाई क्या करो, ज्योग्राफी में ह्यूमन के बारे में भी पढ़ो। इसलिए फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर कॉल्ड कार्ल लिटर। नेक्स्ट मॉडर्न जियो। तो ये थे अलेक्जेंडर वेन हम्बोल्ट। मॉडर्न जियो के फादर कहा जाता है अलेक्जेंडर वेन हम्बोल्ट। मॉडर्न जियो जो पहले पुराने की अपनी ज्योग्राफी थी वो थी आपकी जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब कि इस यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है और बाकी प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमते हैं। जबकि फिर लेटेस्ट वर्जन आया फीलियोसेंट्रिक मॉडल। फीलियोसेंट्रिक मॉडल फीलियोसेंट्रिक मॉडल बोलता है कि नहीं, इन सब चीज के सेंटर में सन है और बाकी चीजें इसके चारों तरफ घूमती है, बाकी प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी के फादर। और इसको याद कैसे करोगे? मॉडर्न जियो के फादर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट है। ये याद कैसे करोगे? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक वर्ड होता है बोल्ट। बोल्ट एक वर्ड होता है। और जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया, जियोसेंट्रिक मॉडल को नकार दिया गया, टेलीस्कोप की खोज हो गई और कोपरनिकस जैसे व्यक्तियों की मदद से फीलियोसेंट्रिक मॉडल आया कि सन सबके यूनिवर्स के सेंटर में है। तो अचानक से सब लोग अचंभित हो गए और उनको ना बोल्ट के जैसा प्रभाव हुआ। और यह ऐसे भी याद करोगे कि कोपरनिकस ने बोल्ड स्टेप उठाया था। तो बोल्ड स्टेप से, बोल्ड मीन्स बहादुर, बहादुर स्टेप उठाया था। तो वहां से आप याद करोगे कि जो मॉडर्न जियो के फादर थे वो थे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो दो चीज हमने देख ली, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कार्ल लिटर, मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल ज्योग्राफी के फादर। तो पोलोमोडियम को फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और हम याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करना है भोपाल से। आपने भोपाल सुना होगा। भोपाल किसकी कैपिटल है? भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो भो मीन्स भौतिक ज्योग्राफी, भौतिक यानी कि फिजिकल। एंड दिस ज्योग्राफी, सो द भोपाल, भो मीन्स भौतिक और एंड पाल मीन्स पोलोमोडियम। So the father of the physical geography is Polomodium. Now we will move to the next one, that is the
कल्चरल ज्योग्राफी, तो कल्चर ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है, कल्चर फादर ऑफ द कल्चर ज्योग्राफी इज कार्ल ओसावर। याद कैसे करेंगे हम काल को याद करेंगे कल्चर से, तो सी जो ये अपना है ये CUL कल, कल्चर का जो ये CUL है इसको हम काल से याद करेंगे, तो काल एंड कल्चर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। वर्ल्ड ग्लोब के फादर कहा जाता है मार्टिन बेहेम को, वर्ल्ड ग्लोब के फादर कहा जाता है मार्टिन बेहेम को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि अचानक से एक विस्फोट हुआ था, यूनिवर्स में अचानक से एक विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के होने के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन होने लग गया। यूनिवर्स जो है ये बढ़ने लग गया, इसका साइज बढ़ने लग गया। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लैमेटियर ने दी थी, 1894 से लेकर 1966 तक इनका लाइफ टाइम रही थी। एंड इट इज सेड दैट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स विद एक्सप्लोजन ऑफ सिंगल यूनाइटेड पार्टिकल्स, एक इकट्ठा एक पार्टिकल्स था जो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। किसके कारण? एक्सप्लोजन के कारण। नेक्स्ट, रेड शिफ्ट थ्योरी। हु गेव रेड शिफ्ट थ्योरी? सो एडविन हम्बल गिव द रेड शिफ्ट थ्योरी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो समुद्र का पानी है, द water of the oceans put the effect on the rock and helping in breaking them. So आपको याद रखना है रेड शिफ्ट थ्योरी के फादर दैट वाज एडविन हम्बल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज we will arrange the planet according to their distance from the sun. तो इनका सन से डिस्टेंस का जो सीक्वेंस है वो है आपका फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इसकी सीरीज को हम याद कैसे करेंगे? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सो माई मीन्स, माई से आपको याद करना है मर्क्यूरी, वी से यू हैव टू लर्न वीनस, ई से यू हैव टू लर्न अर्थ, देन मदर से मार्स, एंड जस्ट के जे से जुपिटर, सर के एस से सैटर्न, अस के यू से यूरेनस, एंड एन फ्रॉम द नट्स is called the Neptune. So you have to use this trick to use the sequence of the planets from the sun. This trick is my very efficient mother just serve us nuts. Now we will move to the next point, that is which gases are present in which gases are present in sun. So generally the sun is made up of the two kinds of the gas. These two gases have the major share. First one is the hydrogen, that is the 71%, and 25% is the helium. So 71% hydrogen. What extra informations we can use about the hydrogen is that some countries also developed the hydrogen based trains, like the Germany. These trains will run with the help of the hydrogen. Now about the helium. Helium is the lightest gas and it is used in balloon. आपने कुछ बैलून देखे होंगे जो गुब्बारे होते हैं और वो ना हवा में ऊपर उड़ जाते हैं। तो हवा में क्यों उड़ पाते हैं वो? क्योंकि उनमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। क्यों भरते हैं हीलियम गैस?
क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है। इससे हल्की होती है, गैस से हल्की होती है। जो अपनी नॉर्मल एटमॉस्फेयर वाली जो गैस होती है, एयर होती है, उससे ये हल्की होती है। तो हल्की होती है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस। तो सन हमसे कितनी दूर है? तो सन इज अराउंड द 14 crore kilometer from us, and in the light year it is the 30,000 year, 30,000 light year. So what is the meaning of light year? एक तो सीधा क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। उसमें लिखा रहेगा डिस्टेंस की, साउंड की, तो रोशनी की, मतलब लाइट की। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? वी हैव टू सेलेक्ट दैट द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब हम इसको लेते कैसे हैं डिस्टेंस में? तो एक लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाउ फार अ लाइट विल ट्रेवल इन अ ईयर, दैट इज नोन एज द लाइट ईयर। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 लाख 3 लाख मीटर पर सेकेंड। एंड अब ये साथ के साथ देख लेते हैं कि साउंड की, नॉट मीटर, दैट इज अ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और साउंड की स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड होती है आपकी 330 मीटर पर सेकेंड। तो कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो हमें दिख पहले जाती है, आवाज बाद में आती है। तो रीजन क्या है? क्योंकि लाइट की स्पीड होती है ज्यादा, साउंड की स्पीड होती है कम। इस वजह से वो हमें क्या होती है कि दिख जाती है पहले, लेकिन आवाज आती है बहुत ही बाद में। चलिए, तो अभी अपना एक और क्वेश्चन है कि सन के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? तो द टेम्परेचर इनसाइड द सन इज 1.5 into 10⁻⁷ सेल्सियस। तो सन की बहुत ज्यादा हीट होती है, इस वजह से सन से अर्थ सुटेबल दूरी पर है, जिस वजह से ही ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ ना तो सन से ज्यादा दूर है और ना ज्यादा नजदीक है। तो अपना पॉइंट क्या था कि टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर inside the sun? So the temperature inside the sun is 1.5 into 10⁻⁷ सेल्सियस। अब एक क्वेश्चन आता है कि सन, जब सोलर एक्लिप्स अपना होता है तो उस समय हमें सन का जो पार्ट दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? सो द पार्ट ऑफ द सन विजिबल ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड कोरोना। इस पार्ट को बोलते हैं कोरोना। और कोरोना एक वायरस का भी नाम है। और एक साइंस का फैक्ट है कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की चीज क्यों कहा जाता है? तो बात यह है कि जब तक वायरस इन्वायरमेंट में है तब तक वो नॉन लिविंग है। जैसे ही वो किसी लिविंग थिंग के अंदर चला जाएगा, होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाएगा, जैसे वैसे ही वो लिविंग बन जाए। इसलिए वायरस एक अनोखी चीज कहा जाता है। तो कोरोना, अब जो ये कोरोना वायरस का नाम लिया गया था, तो ये भी एक जो मुकुट जैसी शेप होती है वहां से ये नाम उठाया गया। और जबकि कोरोना एक सन की लेयर भी होती है। तो जब सोलर एक्लिप्स होता है, अगर क्वेश्चन आए कि उसमें
सन की हमें कौन सी लेयर दिखाई देती है? तो आपने बोलना है कि सन की हमें कोरोना दिखाई देती है। टाइम पीरियड टू रीच सन रेज ऑन अर्थ, सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये समय है 8 मिनट 16 सेकंड 6 माइक्रो सेकंड। तो ये भी आप लोगों को याद करना है कि सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड एंड 6 माइक्रो सेकंड। नाउ अब 2006 से पहले, अगस्त 2006 से पहले 9 प्लैनेट माने जाते थे। लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग क्या हुई? प्राग चेक गणराज्य में ये मीटिंग हुई और इसमें डिसाइड किया गया कि जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट होने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कंडीशंस होती है, उनको फुलफिल नहीं करता है। इसलिए हमने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में ना रखकर हमने ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया। हमने इसको प्लैनेट की कैटेगरी में न रखकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया प्लूटो को, और तब से ही क्या कहा जाने लग गया? प्लूटो इज कॉल्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो आपको याद रखना है प्लूटो 2006 तक प्लैनेट था, उसके बाद इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में माना गया। तो अब मतलब बोना ग्रह। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करते हैं आगे कि हमने देखा था 8 प्लैनेट, तो उनमें जो पहले 4 प्लैनेट है, ठीक है, उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। कौन कौन से हैं ये? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इनको हम एक तरीके से भी याद कर सकते हैं, बा से बहुजन, सा से समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और माँ से मायावती जी। तो जो मायावती जी जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी की हेड है। तो इस तरीके से आप इनर प्लैनेट को याद भी कर सकते हो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मर्क्यूरी, वीनस, मर्स, अर्थ एंड मार्स, दीज आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट। और इससे बाद के जो 4 है उनको कहते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर, फिर यहाँ पर इनर, ये हो गया इनर, ये हो गया आउटर, और इनके बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट। और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर और इधर कौन कौन से प्लैनेट, राइट पे कौन से, लेफ्ट पे कौन से? तो अगर आप राइट पे देखोगे तो इधर मिलेगा आपको जुपिटर, और इधर मिलेगा आपका मार्स। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। अब जो ये पहले 4 प्लेनेट है इनको इनर प्लेनेट बोलते हैं। नाम कौन कौन से हो गया? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये जो पहले 4 प्लेनेट है, यहाँ पर इनका इवापोरेशन हो चुका है, यानी कि जितनी भी गैसेस थी वो सन की हीट के कारण वेपोराइज हो गई, और वेपोराइज होके ऊपर जाके क्या बना लिया उसने? एटमॉस्फेयर बना लिया। लेकिन जो आपके लास्ट के 4 प्लेनेट है जिनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये गैसियस प्लेनेट है। गैसियस प्लेनेट है, और इनको नाम ना जोविलियन प्लेनेट भी इनको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे, प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। पहले जो हमने अरेंज किया था वो हमने सन से उनकी दूरी के अनुसार अरेंज किया था। अब हम किस अनुसार अरेंज करेंगे? अब हम उनको उनके साइज के अनुसार अरेंज करेंगे कि
उनके साइज के आकार के आधार पर। तो पृथ्वी का एक बार मैं बता दूं कि पृथ्वी डिस्टेंस के आधार पर थर्ड पर है और साइज के आधार पर फिफ्थ पर है। यहाँ पे देख लेते हैं इनको, इनके साइज के अनुसार जुपिटर फर्स्ट है, सैटर्न सेकंड है, यूरेनस थर्ड है, नेपच्यून फोर्थ है, अर्थ फाइव है, विनस फिफ्थ है, सॉरी विनस सिक्स है, मार्स सेवन है एंड मर्क्यूरी एट्थ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा कि साइज के आधार पर सबसे बड़ा। सो यू हैव टू से दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट वन। सबसे छोटा कौन सा? मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट वन। नाउ we will move to the next thing. There are the two kinds of the movement. One is the rotation and one is the revolution. हिंदी में बोलते हैं इसको घूर्णन एंड परिक्रमण। कोई चीज जब अपने ही चारों तरफ घूमती है, कोई चीज जब अपने चारों तरफ घूमती है उसको कहते हैं उसका रोटेशन। जैसे पृथ्वी अपने ही चारों तरफ घूमे वो रोटेशन कहलाएगा। और पृथ्वी की रोटेशन के कारण क्या बनता है? पृथ्वी की रोटेशन के कारण डे बनता है। जो जो चीज सन की तरफ रहती है, जो हिस्सा सन की तरफ रहता है उस तरफ रहता है डे, और जो हिस्सा बैक की तरफ रहता है, पीछे की तरफ रहता है, उस तरफ रहता है नाइट। तो रोटेशन बोलते हैं किसी भी चीज का अपने एक्सिस पर घूमना, क्या कहलाता है आपका? रोटेशन कहलाता है। इसके कारण डे एंड नाइट बनते हैं। और अर्थ के रोटेशन में लगभग कितना टाइम लगता है? अराउंड 24 आवर। ठीक है, 24 आवर के करीब इसको लगते हैं एक रोटेशन में। अगर इसके अलावा रिवॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी चीज का दूसरे सन के चारों तरफ घूमना या किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे जितने भी ये प्लैनेट है, ये सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो मूवमेंट अराउंड ऑफ अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी लाइक सन। और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्रिएट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्रिएट सीजन्स एंड ईयर। इसके कारण क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं, ईयर बनते हैं। एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है? एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है 365 दिन और अराउंड 6 आवर। अब इन 6 आवर को हम क्या करते हैं? 6 आवर को हम काउंट करते जाते हैं और 4 साल के बाद में हम इनको एक कंप्लीट ईयर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लीप ईयर, जो हर 4 साल के बाद आता है। अगर किसी भी चीज को लीप ईयर फाइंड करना है तो उसको 4 से डिवाइड करके देख लो। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर है जैसे 1900, तो फिर इसको 400 से डिवाइड करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि कोई चीज आपकी कोई ईयर आपका लीप ईयर है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये आता है कि सोलर क्वेश्चन आएगा न्यू मून डे किसको बोलते हैं? तो आपने याद रखना है न्यू मून डे किसको बोलते हैं? न्यू मून डे बोलते हैं आपके सोलर एक्लिप्स को। और होता क्या है कि जब सन के, देखो ये सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ मून घूमता है। अब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी घूमती है सन के चारों तरफ, सन अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि और मून के सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ल्यूनर एक्लिप्स की, ल्यूनर एक्लिप्स होता है फुल मून डे। इसमें क्या होगा? सन के और मून के बीच में अपनी अर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो SME और SEM। ठीक है, सन मून अर्थ, सन अर्थ एंड मून, सोलर एक्लिप्स न्यूनर एक्लिप्स। तो इसको याद कर लेना। चलिए अब हम
एक एक प्लेनेट के बारे में देख लेते हैं, वहां से अपने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेनेट से। तो सबसे पहले प्लेनेट कौन सा? सबसे पहला प्लेनेट हो गया अपना मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो नियरेस्ट टू सन, सन के सबसे नजदीक है। ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट माना जाता है और कैन सीन 2 आवर बिफोर सनराइज एंड 2 आवर आफ्टर सनसेट। सूरज के उगने से 2 घंटे पहले आपको दिखाई देगा और सूरज के छिपने के 2 घंटे बाद तक भी आपको मर्क्यूरी दिखाई दे सकता है। इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। मर्क्यूरी डज नॉट हैव ए सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती जो इसके चारों तरफ घूम सके। नो मैग्नेटिक फोर्स, मर्क्यूरी के पास अपना कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, यानी कि चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता है। अब अगर हम इससे आगे की बात करें, सेकंड प्लैनेट की तरफ बढ़े, तो सेकंड प्लैनेट मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। और ये क्या है? इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक प्लैनेट माना जाता है। इसके अलावा मोस्ट ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला प्लैनेट है ये, सबसे ज्यादा चमकता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है। तो आपने बोलना है कि वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग इवनिंग स्टार कहा जाता है। अब एक जो चीज इसकी खास है वो है कि इसकी जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है। जनरली प्लेनेट की जो मूवमेंट है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट होती है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो है आपकी ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, अपने प्लैनेटों में सबसे लार्जेस्ट है आपका जुपिटर। सेकंड नंबर आता है आपके सैटर्न का। और गैनीमाइड नाम की जो सैटेलाइट है, क्वेश्चन कई बार ये आता है कि ये किस प्लैनेट की सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है? जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है उनको सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसका जो कलर है इसको ना येलो प्लैनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए कि येलो प्लैनेट किसे कहते हैं, तो आपको लगा के आना है कि जुपिटर को येलो प्लैनेट भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मार्स की, जिस पर लाइफ की ज्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं करंट अफेयर्स का कि आर्टे आर्टेमिस मिशन किससे रिलेटेड है। तो आर्टेमिस मिशन है आपका, ये नासा का एक मिशन है जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, मार्स पर लैंडिंग की पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं ये लोग। और क्या करेंगे, रास्ते में मून पर स्टे करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आर्टेमिस मिशन किससे रिलेटेड है? नासा से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? मार्स और मून से रिलेटेड है। मार्स पे लैंडिंग करनी है और बीच में स्टे कहां पर करेंगे? मून पर स्टे करेंगे। अब मार्स टू मच आयरन ऑक्साइड, इसको यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण ये इसको क्या कहते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। और इसकी कितनी सैटेलाइट है? इट हैव 2 सैटेलाइट, फोमोस एंड डीमोस। मार्स हैज द 2 सैटेलाइट, फोमोस फोबोस एंड डीमोस। अगर हम बात करें सैटर्न की, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज कॉल्ड द सैटर्न एंड इट हैव रिंग्स। इसकी रिंग्स होती है। और एक एग्जांपल, ये मूवी भी आपने देखी होगी, टाइटैनिक नाम की मूवी। तो वहां से याद करना है कि सैटर्न की अ, जो आपको ये याद करना है कि ये जो टाइटन सैटेलाइट थी ये किस प्लैनेट की थी। तो ये थी आपकी सैटर्न प्लैनेट की सैटेलाइट। और ये आपका लेस
क्या है आपका, डेंसिटी है। और एक और चीज, ठीक है, टाइटन और टाइटेनिया, टाइटेनिया है यूरेनस की और टाइटन है आपकी सैटर्न। अगर हम बात करें यूरेनस की, थर्ड इन साइज, साइज में थर्ड है, 215 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। विलियम हर्सेल या हार्ले ने इसकी खोज की थी, यूरेनस के बारे में बताया था 1781 में। और ये मोस्ट टिल्टेड प्लैनेट भी है, इस वजह से इसको लेटा हुआ प्लैनेट बोलते हैं। और जो इसकी भी मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है। तो आपने ये दो चीज याद रखनी है, ठीक है, कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है यूरेनस एंड वीनस। और इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया इज द सैटेलाइट ऑफ द यूरेनस, व्हाइल टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। नाउ द लास्ट planet is Neptune. It was discovered in the 1846 by the Jones Galley, and this is also called the green color planet. If the examiner asks you, tell the name of the green color planet, then you will tell that Neptune is called the green color planet. And the methane gas cloud also found there. And there is one satellite that is called Tritono satellite. ट्रीटोनो सैटेलाइट नेपच्यून में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें अपने प्लैनेट की, अर्थ, अर्थ फिफ्थ इन साइज, साइज के हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ है, डिस्टेंस के आधार पर देखा जाए तो थर्ड है। अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। और अभी तक के ज्ञात जितने भी ग्रह है, ओनली प्लैनेट्स वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, अभी तक के जितने भी प्लैनेट है उनमें सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है। रीजन क्या है, सन से सुटेबल दूरी, सन से दूरी ना ज्यादा नजदीक है ना ज्यादा दूर है। इसके अलावा इसके पास एटमॉस्फेयर है जो इसको ना ज्यादा ठंडा होने देता ना ज्यादा गर्म होने देता। इसके अलावा इसके पास वाटर का प्रेजेंट होना, ठीक है, तो ये इन सब चीजों ने क्या किया, इसको सुटेबल बना दिया यहाँ पर लाइफ को। चलिए, तो अर्थ फिफ्थ इन साइज, 23.5 is tilted on its axis, only planet where life is possible, ऐसा अकेला प्लेनेट अभी तक जहां पे लाइफ है। और इसकी सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। और जो पृथ्वी की जो शेप है वो पूरी गोलाकार नहीं है, ठीक है, पूरी स्पेरिकल नहीं है, इसकी शेप को ना अंडाकार शेप बोलते हैं। ये क्या होती है, ये ऊपर से ध्रुवों से, ठीक है, पोलर जो एरियाज है वहां से ना ये चपटी है। तो ये पूरी गोल ना होके ऊपर से ना ऐसे चपटी है, इस वजह से इसकी ना एक अलग शेप बनती है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप इक्वेटर की बात करोगे तो इक्वेटर पे तो आपकी दूरी है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। लेकिन अगर आप देखोगे पोलर एरियाज पे, ये पोलर एरियाज है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो यहाँ पे है ये 12,714। तो कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये दूरी कितनी है, गैप कितना है। तो आपने याद रखना है ये 42 किलोमीटर का गैप है अर्थ की लेंथ, अर्थ की डायमीटर एट द इक्वेटर एंड एट पोल, पोल पर और इक्वेटर पर इनके डायमीटर में अंतर है, एक है 12,756, एक है 12,714 किलोमीटर। तो इस वजह से इसके पूरा गोल ना शेप होने के कारण ये ये अंतर है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ की जो घूमने की जो डायरेक्शन क्या है, तो अर्थ की घूमने की डायरेक्शन है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, किस स्पीड से घूमती है, 1610 किलोमीटर पर आवर, 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी घूमती है।
अगर हम बात करें रोटेशन की, तो पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये लेती है। रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, रोटेशन के कारण डेज बनते हैं। रिवॉल्यूशन के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 सेकंड रिवॉल्यूशन का टाइम लगता है। और इसके कारण क्या बनता है, तो इसके कारण सीजन्स और ईयर बनते हैं। और जो ये 5 आवर 48 मिनट है, इनको हम क्या करते हैं, चौथे साल कन्वर्ट कर देते हैं एक ईयर में। अब हम पृथ्वी को क्या करते हैं, पृथ्वी पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइन खींच रखी है। कुछ लाइन खींच रखी है हमने ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, और ये लाइन, इनको लाइन ऑफ पैरेलल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। जिस प्रकार आपकी पैरेलल लाइन के बीच की दूरी सेम रहती है, ऐसे ही हमने कुछ लाइन खींच रखी है, इनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट लाइन होती है, और इनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। लेकिन इनकी डिस्टेंस, देखो ध्यान से समझने की बात है, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, लेकिन इनकी जो लेंथ की बात करें, इनकी लंबाई, तो ये इक्वेटर पे तो सबसे बड़ी होती है। और जैसे जैसे आप पोलर एरियाज की तरफ बढ़ते चले जाओगे, ऐसे ऐसे आपके लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो छोटी होती चली जाएगी। अगर हम बात करें, बीच में आपकी एक इक्वेटर हो गई, ठीक है, तो अगर पूछे कि लैटिट्यूड लाइन कितनी है, तो इस इक्वेटर से जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, 89 लाइंस ऊपर है, 89 लाइंस नीचे है, एक लाइंस होगी इक्वेटर, और ये हो गए दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो टोटल टोटल अगर उसने पूछा, उसने बोला इक्वेटर लाइंस कितनी है, ये क्वेश्चन आ गया, इक्वेटर लाइंस कितनी है, तो आप क्या करोगे, 89 प्लस 89, ठीक है। और अगर उसने टोटल पूछ लिया, सिर्फ लैटिट्यूड दिया, लाइन वगैरह कुछ नहीं दिया, तो आपने क्या करना है, 89 प्लस 89, और एक हो गया आपका इक्वेटर, और दो हो गए आपके पोल, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में, या तो अगर 180 है तो 180 लगाना है, नहीं तो अपने क्या लगाना है, 181। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर लैटिट्यूड लाइन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 89, साउदर्न हेमिस्फीयर में 89। और मैं 89 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर के ये है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक पॉइंट के रूप में है, न कि लाइन के रूप में। तो दो पॉइंट ऊपर नीचे है, और एक बीच का इक्वेटर हो गया। तो इस तरीके से आपने ना इस चीज को याद कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो जैसे हमने उस समय कैसे लाइन खींची थी अपनी, ईस्ट टू वेस्ट खींची थी, अब की बार हमने क्या किया है, नॉर्थ टू साउथ लाइन खींची है। नॉर्थ टू साउथ लाइन खींची है, जिनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि टाइम मेजरमेंट में क्या यूज होता है। टाइम मेजरमेंट में क्या यूज होता है, जब हम समय नापते हैं तो वो किसकी मदद से नापते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड की मदद से कि लैटिट्यूड की मदद से। तो ये याद रखना, लॉन्गिट्यूड यूज होता है किसको मेजरमेंट करने के लिए, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए। अब लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ होते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे, ये याद कर लेना। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये ना इस प्रकार होते हैं ऐसे। तो ये जो पोलर एरियाज हैं आपके, वहां पे तो ना पूरा लॉन्गिट्यूड
मर्ज हो जाता है एक दूसरे में यहाँ पूरे इस पूरे पॉइंट पे। और अगर क्वेश्चन है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी या गोरे की लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो आपने बताना है गोरे की लेंथ सबसे ज्यादा होगी इक्वेटर पर, क्योंकि पोलर एरियाज में तो ये पूरा मर्ज हो जाता है। तो आपके जो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी की पूरी मर्ज हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर मर्ज हो जाएगी? आपके पोलर एरियाज में। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो लॉन्गिट्यूड आपके नॉर्थ टू साउथ, इनके बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। पोल पर ये मर्ज हो जाते हैं और ये टाइम को मेजर करने में यूज होते हैं। 360 होते हैं ये आपके नंबर्स में। 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में। और फिर मैंने इसको 361 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आपका ये जो 180 है और ये 0 डिग्री, ठीक है, ये फिर सेम ही हो जाता है। वो 0 और 360 सेम ही होता है जब ये घूम के वहीं पे पहुंच जाता है। इस वजह से मैंने इसको 361 ना लेगा, कितना लिया, 360 लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विनॉक्स किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जब पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ऐसा कब कब होता है? ऐसा 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, इक्विनॉक्स इज व्हेन the durations of the day and the night are the same of the 12 hours, that is known as the equinox, and it happens on the two dates. One is the 12 March, 23 September. फिर अब ये क्या है, ये हमने देखा था कि पृथ्वी ना झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण क्या होता है कि जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट हम नहीं पड़ती है। होता क्या है कि अगर मैं इसको ये ले लूं ऐसे, ठीक है, और ये हो गया मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या होगा कि आपका 21, ये हो गया आपका 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या होगा, इक्वेटर पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी। लेकिन फिर क्या होगा आपका 21 जून तक क्या होगा, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर की तरफ सन की डायरेक्ट रेज पड़ने लग जाती है। इस वजह से जो आपका साउथ वाला हिस्सा है यहाँ पर सर्दी ना होके गर्मी होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही है। अब ऐसे ही क्या होगा, ये था आपका 21 मार्च, ठीक है, फिर ये 21 जून को इस वजह से लॉन्गेस्ट डे होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को स्मॉलेस्ट डे होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं समर सोलेस और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं विंटर सोलेस। और ऐसा फिर क्या होगा कि जब आपका 23 सितंबर आ जाएगा, 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को दोबारा से आपका इक्विनॉक्स आ जाएगा, सन की रेस डायरेक्ट इक्वेटर पर सीधी पड़ने लग जाएगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 12 घंटे का दिन होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 12 घंटे का दिन होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेगी, जो 23.5 साउथ में है। और आपका क्या होगा, अब की बार जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से क्रिसमस समर में कहाँ मनाया जाता है। तो जो भी आपने ऑप्शंस में से याद रखना होगा, जो भी कंट्री आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा उसको आपने ना मैच करना होगा कि इन दिस कंट्री वी सेलिब्रेट द क्रिसमस इन द विंटर, सॉरी, समर।
तो ये चीजें मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं, सन की हीट के कारण पृथ्वी पर 3 जोन बनते हैं। ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इससे 23 नॉर्थ में, 23 एंड हाफ नॉर्थ में, 23 एंड हाफ साउथ में, ये वो इलाका है जहां पर साल भर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। तो सन की डायरेक्ट रेज पड़ने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इवापोरेशन ज्यादा होता है। इवापोरेशन ज्यादा होने के कारण कंडेंसेशन ज्यादा होता है। कंडेंसेशन ज्यादा होने के कारण क्लाउड ज्यादा बनते हैं। क्लाउड प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर बारिश ज्यादा करते हैं। यहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो इस वजह से बारिश भी ज्यादा है और सनलाइट भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि साल, महोगनी, इबोनी वगैरह। और जब यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं तो यहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है। और एक क्वेश्चन आता है कि किन इलाकों में दोपहर के बाद डेली बारिश होती है। तो याद रखना है, जो आपके ये वाला इलाका है आपका, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि दोपहर के बाद बारिश होती है डेली। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका इक्विटोरियल जोन या टोरिड जोन। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी ज्यादा ज्यादा हीट है, ज्यादा बारिश है, ज्यादा पेड़ पौधे हैं। अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो 23 एंड हाफ से लेकर 66 एंड हाफ के बीच के जोन को टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट होती है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। साल के कुछ महीनों में साल के कुछ महीनों में ज्यादा गर्मी होती है, साल के कुछ महीनों में सर्दी होती है। जैसे हमने ऊपर देखा था, वो डेट के अकॉर्डिंग जो चीजें बदल रही थी। और इससे ऊपर 66 एंड ऊपर से इलाका जो होता है, नॉर्थ में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, उसको फ्रिज्ड जोन बोल रहे हैं। यहाँ पर सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसको फ्रिज्ड जोन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपका 0 डिग्री पे हो गया इक्वेटर, और 23 एंड हाफ नॉर्थ पे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 एंड हाफ साउथ पे हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। और ऐसे ऊपर भी 66 एंड हाफ पे भी, एंड 66 एंड हाफ साउथ में भी आपके 2 लाइनें और होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किस कॉन्टिनेंट से तीनों चीजें गुजरती है, ये कैंसर भी, इक्वेटर भी और कैप्रिकॉर्न भी। तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों लाइन होकर गुजरती है। और अगर एक और क्वेश्चन आता है कि भारत से क्या होके गुजरती है, कौन सी लाइन होके गुजरती है, तो भारत से होके गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने राज्यों से होके गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों को आपने याद करना है। फिर एक और क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी होके गुजरती होगी, तो ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, तो वहां पे गुजरती होगी आपकी कैप्रिकॉर्न। तो ये हमने अभी तक की ये चीजें देखी, एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पीछे से ही रिवीजन शुरू कर देते हैं। इक्वेटर की डिग्री कितनी? 0 डिग्री। ट्रॉपिक कैंसर की 23 एंड हाफ नॉर्थ। कैप्रिकॉर्न की 23 एंड हाफ साउथ। फ्री जोन कौन सा होता है? 66 से ऊपर वाला इलाका आपका फ्री जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन कितने कितने के बीच में होता है? 23 एंड हाफ से लेकर 63 एंड हाफ के बीच में, 66 एंड हाफ के बीच में आपका टेम्परेट जोन होता है। टोरिड जोन कितना होता है? 0 टू 23 एंड हाफ के बीच में आपका टोरिड जोन होता है, जिसको इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था इक्विनॉक्स क्या होता है, जब 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे की रात हो, उसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। ये कब कब होता है आपका? 21 मार्च, 23 सितंबर। 22 दिसंबर को आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है समर सोलिस, सबसे बड़ा दिन।
और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब विंटर सोलिस सबसे छोटा दिन। और 21 जून को इसका उल्टा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है जिसको आपका समर सोलिस बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमने इससे पहले देखा था कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, मार्स को कहते हैं। आयरन ऑक्साइड है, 2 सैटेलाइट है इसकी, फोमोस और डीमोस। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, इस ये रिंग्स होता है। टाइटन इसकी सैटेलाइट है। यूरेनस का साइज थर्ड है, टेम्परेचर 215 डिग्री सेल्सियस है। विलियम हार्ले ने यूरेनस की खोज की थी 1781 में। इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है और टाइटेनिया लार्जेस्ट सैटेलाइट है यूरेनस की। नेपच्यून की बात करें 1846 में जॉन गाले ने इसको डिस्कवर किया था। ग्रीन कलर की मीथेन गैस है। ट्रिटोनो नाम की सैटेलाइट इसकी है। अर्थ की बात करें सनसेट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड, साइज फिफ्थ, 23.5 अपने एक्सिस पर झुका हुआ है और ओनली प्लेनेट है अभी तक जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इसके सिर्फ एक ही सैटेलाइट है मून नाम की। इक्वेटर पर लेंथ होती है 12,756, पोलर पर होती है 12,714, यानी कि पोलर में ये 42 किलोमीटर कम हो जाती है। अगर इसकी बात करें हम तो वेस्ट टू ईस्ट ये आपके रिवोल्व करती है और इसकी स्पीड है 1610 किलोमीटर पर आवर। रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है और ये स्पीड है 29.9। लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट लेटी हुई लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। 89 लाइन नॉर्थ में है और 89 लाइन साउथ में है। दो आपके हो गए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस तरीके से आपके ये 180 हो गए। लॉन्गेस्ट होती है ये इक्वेटर पर, शॉर्टेस्ट होती है आपकी पोल पर। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस को गोरे बोलते हैं और ये टाइम के मेजरमेंट में काम आता है। इसके अलावा हमने बात करी थी इनर प्लैनेट। पहले 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट बोलते हैं, ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। बाद वाले प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट बोलते हैं जिसको गैस भी बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अगर इनके साइज के अकॉर्डिंग प्लैनेट को रखे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ एंड वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, ये हो गया इनका साइज के अकॉर्डिंग। रोटेशन किसी चीज का अपने चारों तरफ घूमना रोटेशन और सन के चारों तरफ घूमना रिवॉल्यूशन। सोलर एक्लिप्स को न्यू मून डे भी बोलते हैं, जब सन, मून एंड अर्थ, तो सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो सोलर एक्लिप्स और सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो ल्यूनर एक्लिप्स, जिसको फुल मून डे भी बोलते हैं। अब मर्क्यूरी की बात करें तो ये नियरेस्ट है सन के, ब्राइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। सनराइज से 2 घंटे पहले दिख जाता है, सनसेट के 2 घंटे बाद तक दिखता है। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती, मैग्नेटिक फोर्स भी इसके पास नहीं होता। अगर हम बात करें सेकंड प्लैनेट की, वीनस, तो ये नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के। देखो अगर क्वेश्चन है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन तो यू हैव टू से मर्क्यूरी, और अगर क्वेश्चन आए नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ तो आप बोलोगे वीनस। इसको ये मोस्ट ब्राइटेस्ट है, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, गायनामाइड नाम की। अगर ये पूछे कि किसकी सैटेलाइट है तो आपने बोलना है कि वो जुपिटर की सैटेलाइट है। इसके अलावा हमने देखा था फादर ऑफ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीजें, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कार्ल लेटर, मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, फिजिकल ज्योग्राफी के फादर पोलोमोडियम, कल्चरल ज्योग्राफी के फादर कार्ल ओसावर, वर्ल्ड ग्लोब ज्योग्राफी के फादर मार्टिन बेहम। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो जियोस लैमेट्री ने खोज की थी इसकी। इन्होंने बताया था कि एक यूनिवर्स में क्या होता है, एक विस्फोट हुआ था और जिसके कारण यूनिवर्स एक्सपेंड होता चला गया। और रेड शिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, एडविन हम्बल ने दी थी। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट, अगर हम उनके डिस्टेंस सन से बात करें तो एक ट्रिक हमने याद की थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट नट्स, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम गैस की बात करें तो सन के अंदर
दो गैस है मेनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का परसेंट 71, हीलियम का परसेंट 25। सन की अंदर टेम्परेचर बात करें तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है हमसे। ये अराउंड 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक क्वेश्चन आता है कि सन का कौन सा पार्ट आपका दिखता है सोलर एक्लिप्स के समय, तो उसका नाम है कोरोना। अर्थ की अर्थ तक सन की रेस को जाने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड 6 माइक्रो सेकंड। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कब रखा गया, 2006 में। किसने रखा था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। कहाँ हुई थी ये मीटिंग, ये हुई थी आपकी प्राग चेक गणराज्य में, ये मीटिंग हुई थी। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। तो फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।